नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनोज चोपड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एक बार फिर आपके साथ वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अमेरिकन क्रांति या अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा करूंगा। ये टॉपिक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो स्कूल लेक्चरर हो, कॉलेज लेक्चरर हो, यूपीएससी हो या आरपीएससी का कोई एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर कंपटीशन में इस टॉपिक से एक दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अमेरिका की हम शुरुआत से बात करें कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा इसकी खोज की गई थी। क्रिस्टोफर कोलंबस मूलतः इटालियन थे और 1492 में ये स्पेन की रानी इसाबेल से सहयोग लेकर भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन इनके जहाज़ की दिशा परिवर्तित हो जाने के कारण ये अमेरिका पहुंच गए और अमेरिका के खोजकर्ता कहलाए। बाद में अमेरिगो वेस्पुची, जो भी इटालियन ही थे, इटली निवासी थे, उन्होंने इस महाद्वीप के बारे में बड़ा विस्तृत विवरण और बहुत ही रोचक वृत्तांत लिखा है और उन्हीं अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। मतलब क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी, लेकिन अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर रखा गया। हाँ, ये बात अवश्य है कि दोनों के दोनों ही इटालियन थे। अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियंस कहलाते हैं। वहाँ के जो मूल लोग हैं वो रेड इंडियंस कहलाते हैं। यहाँ पर यूरोप के अलग अलग देशों के लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया था। वो धर्म के अत्याचारों से परेशान होकर या स्वतंत्रता की तलाश में या बंदी के रूप में या व्यापार के सिलसिले में इन लोगों ने वहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसाना प्रारंभ कर दिया था। सबसे पहले वहाँ पर पहुँचने वाले स्पेनिश थे। स्पेन देश के निवासी सबसे पहले उन्होंने अपनी वहाँ पर बस्ती बसाई। उसके बाद डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, जर्मन, स्वीडिश, ये लोग वहाँ जाकर बसना प्रारंभ कर दिया था। मानचित्र में अलग अलग देशों के अलग अलग प्रभाव क्षेत्रों को दिखाया गया है, ये स्पेनिश। लेकिन इनमें जो सर्वाधिक सक्रिय रहे वो ब्रिटिश और फ्रांसीसी थे। मतलब यूरोपियन शक्तियाँ जो वहाँ पर बसी हुई थी, उनमें सर्वाधिक एक्टिव ब्रिटिश और फ्रांसीसी रहे। और ब्रिटेन और फ्रांसीसी में भी बाद में सप्तवर्षीय युद्ध के बाद जब फ्रांस पराजित हो गया था, ब्रिटेन ने इस संपूर्ण महाद्वीप पर 18वीं शताब्दी के मिड तक, 18वीं शताब्दी के मध्य तक पूर्ण तरीके से प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। हम यहाँ पर देखते हैं कि इस महाद्वीप में उस समय तक टोटल 13 कॉलोनीज विकसित हो चुकी थी और इन 13 की 13 कॉलोनियों पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। जब हम नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में, तो वहाँ पर न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड और कनेक्टिकट, ये 4 बस्तियाँ थीं और ये चारों बस्तियाँ लकड़ियाँ और वनस्पतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी। मतलब यहाँ पर इनका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता था। जब हम मिड की बात करते हैं तो डेलावेयर, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और ये मैरीलैंड, ये बस्तियां वहाँ पर बसी हुई थी। 5 बस्तियां मिड में, और ये बस्तियां शुगर और शराब के लिए, चीनी और मदिरा के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ इन चीज़ों का उत्पादन होता था। जब हम दक्षिण में जाते हैं तो वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया, ये 4 बस्तियां थीं। यहाँ पर कपास और तंबाकू का अत्यधिक उत्पादन होता था। कुल मिलाकर हम ये कहें कि इस महाद्वीप में उस समय टोटल 13 बस्तियां बसी हुई थी और अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो इन 13 बस्तियों का और इंग्लैंड के बीच संघर्ष की ही कहानी है। इन 13 उपनिवेशों के द्वारा, 13 कॉलोनियों के द्वारा इंग्लैंड के खिलाफ जो विद्रोह किया, वो ही अमेरिकन क्रांति या अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है। एक तरफ 13 उपनिवेश और दूसरी तरफ इंग्लैंड। 13 उपनिवेशों का सपोर्ट करता है, समर्थन करता है फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड। जब उपनिवेश इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध करते हैं उस समय फ्रांस और स्पेन इनको सहयोग करते हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड को सहयोग करने वाले लोग वो लोग हैं जो रहते उन कॉलोनीज में हैं, लेकिन उनकी किसी न किसी प्रकार से सहानुभूति है इंग्लैंड के प्रति। हालांकि ऐसे लोगों का प्रतिशत बहुत ही कम था। मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो ब्रिटेन को समर्थन दे रहे थे। अन्यथा
उपनिवेश के जो लोग थे वो उनके खिलाफ ही थे। हम साधारण सी भाषा में कहें कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम क्या था या अमेरिकन क्रांति क्या थी, अर्थात अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 13 उपनिवेशों के द्वारा अपनी स्वच्छंदता, व्यवहार में स्वतंत्रता, स्वायत्ता को बनाए रखने के लिए इंग्लैंड की प्रशासनिक व आर्थिक नीतियों के विरुद्ध आंदोलन था। मतलब इंग्लैंड के द्वारा जो प्रशासनिक या आर्थिक कानून लागू किए गए वहाँ उन उपनिवेशों के ऊपर, उनके खिलाफ आंदोलन ही अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिका का आंदोलन था। अब उन्होंने ऐसे क्या कानून पारित किए, उन्होंने ऐसी कौन सी नीतियाँ बनाई, उनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। हम शुरुआत में देखते हैं अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारण या अमेरिकन क्रांति के कारण। सबसे पहले उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति का अभाव। मतलब उपनिवेशों में जो लोग रहते थे उन्हें इंग्लैंड से कोई विशेष प्रेम नहीं था, क्योंकि वो जो लोग थे वो इंग्लैंड के अत्याचारों से परेशान होकर आए थे। हम जब अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर दिशा की बात करते हैं, जहाँ पर मुख्य रूप से प्यूरिटिन्स लोग बसे हुए थे, प्यूरिटिन्स, और ये प्यूरिटिन्स जो थे ये धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर आए थे। इनको न्यू इंग्लिश या नई कॉलोनीज कहा जाता था। ये उत्तरी दिशा में बसे हुए थे वहाँ पर, और इनको मतलब धर्म से बहुत अधिक परेशान होकर इन्होंने अपना अलग वहाँ पर लाके बस्तियाँ बसा ली थी। इनको न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज भी कहा जाता है। तो इन लोगों को क्या वहाँ उनसे कोई विशेष प्रेम नहीं था। जो ब्रिटेन के बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनकी इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति थी, क्योंकि उन बस्तियों में जो रहने वाले लोग थे वो फ्रांस के भी थे, स्पेन के भी थे, हॉलैंड के भी थे, तो उन्हें इंग्लैंड से कोई विशेष प्रेम नहीं था। इसके अलावा उपनिवेशों का स्वतंत्रता प्रेम। उपनिवेश के जो लोग थे, उन कॉलोनियों के जो लोग थे, वो अपने कामों में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते थे। कि वो वहाँ से इंग्लैंड से आने के बाद वो इतने अभ्यस्त हो चुके थे, वो अपने आप को इतना आज़ाद कर चुके थे कि उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं था। या हम इसे यूँ कहें कि वो एक तरीके से जीना सीख गए थे। उनमें राष्ट्रीयता की भावना का आना प्रारंभ हो गया था, और वो उसका किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें स्वीकार नहीं था। वो स्वतंत्र लाइफ चाहते थे। उपनिवेशों हेतु इंग्लैंड की भ्रांत धारणा। उपनिवेशों के प्रति इंग्लैंड की एक गलत धारणा थी कि इंग्लैंड उनको अपनी निजी संपत्ति मानते थे। उनका ये मानना था कि उपनिवेश हमारे लिए हैं, मतलब ये हमारी सहायता के लिए हैं, हम इनसे कच्चे माल का उत्पादन करें और अपने सामान को इनके बाज़ारों में खपाएं। जबकि उपनिवेश ये बात मानता था कि भाई आप कोई भी नियम कानून बनाइए, लेकिन वो हमारी सहमति से, हमारे ऊपर कोई भी नियम कानून को लागू करने के लिए आप हमें बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन इंग्लैंड के द्वारा कुछ इस प्रकार के कानून बनाए गए, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो उपनिवेश है वो तो हमारी बपोती है, हमारी संपत्ति है, हम इसमें कुछ भी कानून बनाएं, इनको उसकी पालना करना ही करना है। और इन बातों को लेकर धीरे धीरे जो उपनिवेश के लोग थे वो इंग्लैंड के खिलाफ होते चले गए। हम पढ़ते हैं इंग्लैंड की आर्थिक नीति सप्तवर्षीय युद्ध से पहले, मतलब जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था उससे पहले उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं नौ संचालन अधिनियम, या जिसे हम मरीन एक्ट भी बोलते हैं। इस कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत उपनिवेशों को इसके लिए बाध्य किया गया कि वो आयात और निर्यात के लिए केवल और केवल ब्रिटिश जहाज़ों का उपयोग करेंगे। और ऐसे कानून उन्होंने 1651 और 1663 इस समय उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिसे मरीन एक्ट कहा गया। अब आयात और निर्यात के लिए अमेरिका के लोग इंग्लैंड के जहाज़ों का उपयोग करेंगे तो इससे उनका जहाज़ उद्योग प्रभावित होगा। भाई अमेरिका का जहाज़ निर्माण प्रभावित होगा, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश जहाज़ों का ही उपयोग करना है। इसके अलावा उन्होंने औद्योगिक अधिनियम बनाया, और इस औद्योगिक अधिनियम के द्वारा उन्होंने ऐसी कई वस्तुओं के उत्पादन, उसके आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जिनका उत्पादन अमेरिका करता था। जैसे लोहे के कारखाने, 1750 में उन्होंने लोहे के कारखाने स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1600
89 में उन्होंने उन्हीं वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप उन्हीं वस्त्रों का निर्यात नहीं कर सकते। उन्होंने जो टोपियाँ, हैट का निर्माण करते थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि आप इनका निर्यात नहीं कर सकते। मतलब एक तरीके से उनके उद्योग धंधों को समाप्त करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको उत्पादन और निर्यात पर जब पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया तो उससे उनका व्यापार प्रभावित होगा। इसके अलावा उन्होंने ट्रेड एक्ट बनाया, व्यापार अधिनियम बनाया, और इस अधिनियम के अंतर्गत उपनिवेश अपने वहाँ जो चीज़ें पैदा होती थी, कपास है, तंबाकू है, कच्चा माल है, लकड़ी है, चमड़ा है, या नौसेना का कोई सामान है, ये केवल और केवल इंग्लैंड को ही निर्यात करेगा। मतलब वो किसी दूसरे देश को और ये सामान निर्यात नहीं कर सकता। उसे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, इंग्लैंड को ही इन सामानों का निर्यात करे। अब इससे उनका व्यापार प्रभावित होना स्वाभाविक था। इसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध जैसे 1756 से 1763 इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया, और जिसमें फ्रांस पराजित हुआ, इंग्लैंड उसमें विजेता बना। और इंग्लैंड और फ्रांस के सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड ने उस युद्ध का जो खर्चा था उसका अधिकांश भाग उपनिवेशों पर डालने का निर्णय लिया, और जिसमें उपनिवेशों की कोई सहमति नहीं ली गई। उन्हें इस चीज़ के लिए बाध्य किया गया कि भाई आपको इनका खर्चा देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड का ये मानना था कि भाई ये जो सप्तवर्षीय युद्ध है ये हमने उपनिवेशों की रक्षा के लिए लड़े हैं, जबकि ये बात सच्चाई या ये बात हकीकत नहीं थी। उपनिवेश ये बात कहते थे कि भाई आप जो भी हम पर कोई भी कानून बना रहे हो या हम पर सप्तवर्षीय युद्ध का खर्चा डाल रहे हो तो उसमें आप हमारी सहमति तो लो। लेकिन इंग्लैंड के द्वारा किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं ली गई, और उन्होंने इसका खर्चा उपनिवेशों से वसूल करने का निर्णय लिया गया, और इसका उपनिवेशों के द्वारा विरोध हुआ। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस के पराजित होने के बाद उपनिवेशों को ये फ़ायदा हुआ कि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक शक्ति से लड़ना था, और वो शक्ति थी इंग्लैंड। क्योंकि फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध में पराजित हो गया था, मतलब अब अमेरिकन क्रांति सिर्फ और सिर्फ किसके खिलाफ होगी? इंग्लैंड के। और बाद में फ्रांस इन उपनिवेशों को सहयोग करेगा, क्योंकि वो सप्तवर्षीय युद्ध में परास्त हो चुका है और उसे भी इंग्लैंड से अपना बदला लेना है। अब सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इन्होंने न्यू पॉलिसी, इकोनॉमिक न्यू नीति लागू की, और इस नीति के तहत उन्होंने सबसे पहले 1764 में शुगर एक्ट बनाया, शक्कर अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत उन्होंने उपनिवेशों को ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ से ही चीनी खरीदने को बाध्य किया। इससे पहले उपनिवेश के लोग फ्रेंच वेस्ट इंडीज़ से चीनी खरीदते थे, लेकिन अब उन्हें बाध्य किया गया कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ से ही चीनी खरीदो। ये जो कानून बनाया गया था ये शुरुआत में मोलिसेज एक्ट था, उसी एक्ट का संशोधित रूप था। मोलिसेज एक्ट इसी एक्ट का संशोधित रूप था, और इसके तहत इन्हें बाध्य किया गया और इसका उपनिवेशों के द्वारा विरोध किया गया कि भाई हमें आप बाध्य नहीं कर सकते कि हम ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ से ही चीनी खरीदें। इसके अलावा 1764 में मुद्रा अधिनियम बनाया गया, करेंसी एक्ट, और इस एक्ट के तहत अमेरिका को कागजी मुद्रा छापने के अधिकार से वंचित कर दिया कि आप कागजी मुद्रा का निर्माण नहीं कर सकते। 1764 में ही खोज वारंट अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के तहत उन्हें ये परमिशन दे दी गई ब्रिटिश सेना को कि वो उपनिवेशों के किसी भी मकान, किसी भी जगह, किसी भी गोदाम, उसकी तलाशी ले सकती है। मतलब थोड़ा भी उन्हें शक संदेह होने पर बिना कोई कारण के ही वो उसके गोदामों की, मकानों की, भवनों की तलाशी ले सकती है। और ये जो कानून थे ये सारे के सारे उपनिवेशों को आतंकित करने वाले थे, परेशान करने वाले थे, और इनका अमेरिका के द्वारा कड़ा विरोध किया गया। अब वो इस सप्तवर्षीय युद्ध के बाद किसी न किसी तरीके से वहाँ अपनी राजस्व की जो मात्रा है उसको बढ़ाना चाहता था, और इसके लिए उसने ऐसे नए नए कानून बनाना शुरू कर दिया। हम उसके बाद देखते हैं जॉर्ज तृतीय की प्रशासनिक नीति। जॉर्ज तृतीय वहाँ के राजा थे, और उस वक्त जब जॉर्ज तृतीय राजा थे, संयोगवश हुआ कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
ग्रेनविल थे। और ग्रेनविल और जार तृतीय इन दोनों ने मिलकर वहाँ पर कुछ इस प्रकार के कानून बनाए जो उपनिवेशों के खिलाफ थे। जैसे 1765 में विद्रोह अधिनियम या बिलेटिंग एक्ट। इस बिलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश सेना का सारा खर्चा उपनिवेशों पर डाल दिया गया और तर्क ये दिया गया कि ये जो सेना है ये इन उपनिवेशों की सहायता के लिए है और इनका सारा का सारा खर्चा आपको वहन करना पड़ेगा। और इसका भी उपनिवेशों के द्वारा विरोध किया गया कि भाई आपकी जो सेना है उसका खर्चा आप खुद दीजिए, लेकिन उन्होंने उसका पूरा का पूरा खर्चा इनके ऊपर डाल दिया गया। जॉर्ज तृतीय के इसी समय ही ग्रेनविल जब प्रधानमंत्री था, एक बहुत ही कड़ा कानून जिसका बहुत बड़े स्तर पर विरोध हुआ, स्टाम्प एक्ट, वो लागू किया गया 1765 में। इस स्टाम्प एक्ट में क्या किया, उन्होंने ये अनिवार्य कर दिया कि सभी राजकीय और औपचारिक दस्तावेजों पर टिकट लगाना अनिवार्य है। मतलब आपको उनके ऊपर टिकट लगाना पड़ेगा और उस टिकट की राशि से जो राजस्व प्राप्त होगा वो राजस्व उपनिवेशों की हेल्प के लिए ही, उनकी सहायता के लिए खर्च किया जाएगा। लेकिन इस स्टाम्प एक्ट का संपूर्ण अमेरिकी महाद्वीप में बहुत बड़े व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। मैसाचुसेट्स हो या न्यूयॉर्क हो, पेंसिल्वेनिया हो, सब जगह पर इसका विरोध किया। जहाँ जहाँ पर स्टाम्प लगाए जाने थे वहाँ पर उन्होंने ये खतरे वाले निशान इनको लगाना शुरू कर दिया। मतलब जिस जगह पर उस कानून के तहत स्टाम्प लगाया जाना था उस स्थान पर ये खतरे वाले चिन्ह के लगाए जाना शुरू कर दिया। जेम्स ओटिस जो बोस्टन के वकील थे, उन्होंने कहा बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, मतलब नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, कि आप हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं करते हो तो आप किस अधिकार के तहत हम पर टैक्स लगा रहे हो। बहुत बड़े स्तर पर इस स्टाम्प एक्ट का विरोध हुआ। पैट्रिक हेनरी वर्जीनिया के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि उपनिवेशों में कर लगाने का अधिकार केवल और केवल प्रतिनिधि सभाओं का है। मतलब वो उन्हें बिल्कुल भी ये स्वीकार नहीं था कि इंग्लैंड उनके ऊपर इस प्रकार का कोई कर लगाए। और इस कर के विरोध में उन्होंने सन ऑफ लिबर्टी और डॉटर ऑफ लिबर्टी ऐसी संस्थाओं का गठन किया जो उस स्टाम्प एक्ट का विरोध करती थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर ऑफ लिबर्टी। न्यूयॉर्क में स्टाम्प एक्ट कांग्रेस का अक्टूबर 1765 में आयोजन किया गया। एक बहुत बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया गया और ये निर्णय लिया गया कि हम ब्रिटेन के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेंगे, इंग्लैंड के साथ हमारा कोई व्यापार नहीं होगा। अब जब इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं होगा तो इंग्लैंड के व्यापारियों को इससे बड़ा नुकसान होगा। और इंग्लैंड के जो व्यापारी थे उन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया इंग्लैंड पर कि भी किसी भी तरीके से इस स्टाम्प एक्ट को रद्द किया जाए, क्योंकि माल की आवाजाही आयात निर्यात न होने से ब्रिटिश व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। और इसी के साथ में ब्रिटिश व्यापारियों के दबाव में 1766 में मार्च 1766 में स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया गया। रोकिंगम सरकार द्वारा इस स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया गया। हालांकि उस समय ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाया जिसे डिक्लेरेटिव एक्ट बोलते हैं, या जिसे हम कहें घोषणा अधिनियम, घोषणा अधिनियम या डिक्लेरेटिव एक्ट। और इसमें ये कहा गया कि हमने स्टाम्प एक्ट को तो हटा दिया है, लेकिन ध्यान रहे उपनिवेशों में कर लगाने का अधिकार ब्रिटिश संसद को ही रहेगा। डिक्लेरेटिव एक्ट के तहत क्या किया कि उपनिवेशों में कर लगाने का अधिकार ब्रिटिश संसद को रहेगा और इसे नाम दिया गया रॉकिंगम घोषणा। रॉकिंगम घोषणा मतलब रॉकिंगम घोषणा के तहत वहाँ पर ये निश्चित किया गया कि उपनिवेशों पर कर लगाने का अधिकार अभी भी ब्रिटिश संसद को ही है। उसके बाद चार्ल्स टाउनशेंड इंग्लैंड के वित्त मंत्री बने और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जॉर्ज पिट थे। जॉर्ज पिट प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चार्ल्स टाउनशेंड ने
और टाउनशेंड ने राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ इस प्रकार के कानून बनाए जो उपनिवेशों के खिलाफ थे। चार्ल्स टाउनशेंड द्वारा 1767 में आवास अधिनियम पारित किया गया, या जिसे हम कहते हैं क्वार्टिंग एक्ट। और इस एक्ट के तहत ये निश्चित किया गया कि अमेरिका में जो भी ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं उनके आवास की व्यवस्था, उनके रहने सहने खाने पीने की व्यवस्था उपनिवेश वालों को ही करनी होगी। और इसका भी बड़ा विरोध हुआ। उनको कहा कि भाई ये अधिकारी आपकी हेल्प के लिए यहाँ रहते हैं, आपके लिए काम करते हैं, तो इनका खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। और ये प्लानिंग थी चार्ल्स टाउनशेंड की। इसके अलावा उन्होंने आयात कर लगा दिए। कांच है, शीशा है, कलर है, कागज़ है, कॉफ़ी है, चाय है, इन वस्तुओं पर बहुत अधिक मात्रा में आयात कर लगा दिया। और उस आयात कर की वसूली भी ब्रिटिश अधिकारी ही करेंगे, और उससे जो होने वाली आय होगी उसका प्रयोग ब्रिटिश सिविल सेवा के अधिकारियों के वेतन के लिए किया जाएगा। मतलब उनके ऊपर जो आयात कर में जो बढ़ोतरी करी है उसकी वसूली भी ब्रिटिश अधिकारी करेंगे, और उसका जो खर्चा है, उसका जो उपयोग है, वो भी उन ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन के लिए ही काम में लिया जाएगा। उन्होंने न्याय व्यवस्था में परिवर्तन किया। न्याय व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया कि ब्रिटिश अधिकारियों पर मुकदमा केवल और केवल इंग्लैंड में ही चलेगा, और इनका जो मुकदमा सुनेंगे वो सुनने वाले भी इंग्लैंड के ही जज रहेंगे, मतलब ब्रिटिश न्यायाधिकारी ही रहेंगे। आपका मुकदमा भी वहीं चलेगा और न्याय देने वाले भी इंग्लैंड के लोग हैं। अब उपनिवेशों को इस बात से न्याय मिलने की किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रह गई, क्योंकि न्याय करने वाले भी खुद इंग्लैंड के लोग थे। और अमेरिका का अगर वो किसी बात के लिए विवाद है तो भी वो इंग्लैंड के लोगों से ही है, और इंग्लैंड का ही जज है, तो उन्हें सही न्याय मिले इस बात की किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं थी। उसके बाद बोस्टन हत्याकांड 5 मार्च 1770 बहुत ही फेमस है। कंपटीशन में प्रश्न अधिकांश पूछा जाता है बोस्टन हत्याकांड का, और विद्यार्थी वहाँ क्या गलती करते हैं, वो बोस्टन हत्याकांड और बोस्टन टी पार्टी दोनों को एक समझ लेते हैं। बोस्टन टी पार्टी और बोस्टन हत्याकांड दोनों को एक मान लेते हैं, जबकि बोस्टन टी पार्टी और बोस्टन हत्याकांड दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं। बोस्टन मैसाचुसेट्स में एक जगह का नाम है। मैसाचुसेट्स जो कॉलोनी थी, वहाँ पर एक जगह का नाम है बोस्टन, और यहाँ पर राजस्व वसूली के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया गया था, ब्रिटिश अधिकारियों को, और वहाँ पर ब्रिटिश सैनिकों और उन बोस्टन वासियों के बीच, ब्रिटिश सैनिकों और बोस्टन, उस राजस्व वसूली को लेकर ही किसी प्रकार का विवाद हो गया, और उसी विवाद के कारण वहाँ पर ब्रिटिश सैनिकों ने उन लोगों की हत्या कर दी, और उसमें 5 बोस्टन वासी मारे गए। उसमें चूँकि ये साधारण सी घटना थी, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में इसको इस तरीके से वर्णित किया गया कि एक बहुत बड़ा हत्याकांड था। जबकि बाकी क्रांति की बजाय यहाँ पर सिर्फ मरने वाले 5 बोस्टन वासी थे, लेकिन उस घटना को इस तरीके से चित्रित किया गया कि ये कोई बहुत बड़ा हत्याकांड था। लेकिन ध्यान रहे विद्यार्थियों, बोस्टन हत्याकांड और बोस्टन टी पार्टी दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब हम बात करते हैं बोस्टन टी पार्टी की। बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 में। बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन जैसा मैंने बताया मैसाचुसेट्स में एक जगह है। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक एक्ट बनाया, टी एक्ट, और इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय बेचने का एकाधिकार दे दिया कि आप वहाँ जाकर अपनी चाय बेचिए। अब होता क्या है कि उस समय इंग्लैंड के गोदामों में बहुत अधिक मात्रा में चाय भरी पड़ी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो रही थी, उसकी आर्थिक हालत ख़राब थी। अब उसकी आर्थिक हालत तभी सुधरे जब उसकी चाय बिके, और इंग्लैंड के गोदामों में पहले से चाय भरी हुई थी। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि इस चाय को अमेरिका भेज दिया जाए। तो उन्होंने वहाँ से
चाय के बड़े बड़े जहाज़ भर के और वो अमेरिका की ओर रवाना कर दिए। अब जैसे यहाँ पर ये सूचना पहुँची, उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जैसे जैसे वो जहाज़ आए, तो जैसे न्यूयॉर्क है या फिलाडेल्फिया है, वहाँ से क्या इन जहाज़ों को वापस लौटना पड़ा। मतलब उन जहाज़ों को वहाँ पर रुकने ही नहीं दिया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया। लेकिन बोस्टन एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर किसी भी तरीके से वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज़ पहुँच गया। डार्टमाउथ नामक जहाज़ था, वो वहाँ पर पहुँच गया। और जैसे ही वहाँ के बोस्टन वासियों को ये सूचना मिली कि जहाज़ इस तरीके से पहुँच गया है, तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में लोग वहाँ पर आदिवासियों के वेश में, साधारण भेष में वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने उस जहाज़ में से 342 चाय की पेटियों को उतारकर अटलांटिक महासागर में फेंक दिया। मतलब उनको ये डर था कि आज ये चाय का एकाधिकार दे रहे हैं, कल किसी और चीज़ का एकाधिकार दे देंगे। और उन्होंने मतलब विरोध स्वरूप पूरे के पूरे उस जहाज़ की लगभग 342 पेटियों को, चाय के जो कार्टून थे, उनको उस महासागर में डाल दिया। बोस्टन हत्याकांड में 5 बोस्टन वासियों की हत्या हुई थी, जबकि बोस्टन टी पार्टी में चाय की पेटियों को अटलांटिक महासागर में फेंका गया था टी एक्ट के विरोध में। और टी एक्ट लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा पारित किया गया था। अब जैसे ही बोस्टन टी पार्टी की घटना घटित हुई, इंग्लैंड का क्रोधित होना स्वाभाविक था और ब्रिटिश संसद ने इसके प्रत्युत्तर में, मतलब जैसे ही वहाँ ये सूचना पहुँची, उन्होंने बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया और सभी व्यापारिक गतिविधियों को स्थगित कर दिया। और बोस्टन जो मैसाचुसेट्स में स्थित था, वहाँ पर उन जो लोग थे उनके अधिकारों में बड़ी कटौती कर दी। मतलब ये एक तरीके से उनके लिए बड़ा असहनीय काम था कि इस तरीके से कोई उनका इतने बड़े व्यापक स्तर पर विरोध कर सकता है। और ये सब धीरे धीरे जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये एक तरीका से अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनको और तैयार करती जा रही है और उन इंग्लैंड के खिलाफ तैयार करती जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं बौद्धिक चेतना। अमेरिका में टॉमस पेन ने कॉमन सेंस नामक पुस्तक लिखी। ये एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने ये बात कही भी थी कि ये बहुत ही उपयुक्त समय है कि हम इंग्लैंड, जो इन उपनिवेशों का मात्र राष्ट्र था, कि हम अब वहाँ से अलग हो जाएं। क्योंकि ये बड़ा आश्चर्य होता है कि मतलब एक छोटे से द्वीप द्वारा एक इतने बड़े महाद्वीप पर कब्जा है। टॉमस पेन ने कॉमन सेंस नामक पुस्तक लिखी थी। इसी समय पैट्रिक हेनरी ने नारा दिया था, या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु। मतलब ये लोग इतने आश्वस्त थे और इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे स्वतंत्रता के लिए कि पैट्रिक हेनरी के द्वारा कहा गया, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु। इसके अलावा बोस्टन न्यूज़ लेटर, न्यूयॉर्क गजट जैसे नामक समाचार पत्र निकाले गए और इन समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में क्रांति के प्रति जागरूक किया जाने लगा। पैट्रिक हेनरिक, सैमुअल एडम्स, जॉर्ज वाशिंगटन आदि जैसे युवा इन युवाओं का नेतृत्व कर रहे थे। अब जैसे जैसे क्रांति बढ़ती गई, इंग्लैंड की भी चिंता बढ़ती गई, क्योंकि उन्हें ये इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उपनिवेश कभी भी इस प्रकार का कोई काम कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका को इस समय फ्रांस और स्पेन, इन दोनों का भी सहयोग मिलना शुरुआत हो गई थी। अब जैसे ही लॉर्ड नॉर्थ ने ये इस प्रकार के कानून बनाए थे, तो उन कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने 2 सम्मेलन बुलाए उपनिवेश वालों ने, जिसे नाम देते हैं हम फिलाडेल्फियन सम्मेलन या महाद्वीपीय कांग्रेस। ये फिलाडेल्फियन न्यू जर्सी में स्थापित है। न्यू जर्सी जो कॉलोनी थी, वहाँ पर स्थापित है फिलाडेल्फियन। और वहाँ पर इन्होंने सम्मेलन बुलाया सितंबर 1774 में। और वहाँ पर ये देखना चाह रहे थे कि भाई हमारी स्थिति कहाँ है, हम वर्तमान में किस पोजीशन में हैं और हमें कौन कौन से सुधारों का, कौन कौन सी बातों की मांग करनी चाहिए। और उन्होंने वहाँ पर अपने एक अधिकारों और शिकायतों का घोषणा पत्र तैयार किया कि हमारे ये तो अधिकार हैं उपनिवेशों के और ये हमारी आपसे शिकायतें हैं। इस सम्मेलन में जॉर्जिया के अतिरिक्त
12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मतलब इसमें भाग लेने वाले 12 उपनिवेश थे। जॉर्जिया को ब्रिटिश समर्थक माना जाता है, ध्यान रखना विद्यार्थियों, जॉर्जिया को ब्रिटिश समर्थक माना जाता है। उसने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया और इस सम्मेलन में ही सबसे पहले उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया इंग्लैंड के लिए। इस समय ही उस वक्त कॉनकॉर्ड नामक जगह पर एक गोला बारूद का संग्रहण किया गया सैमुअल एडम्स और जॉन हैनकॉक के द्वारा। कॉनकॉर्ड एक जगह है, वहाँ पर मैसाचुसेट्स में ही है जगह, वहाँ पर गोला बारूद का संग्रह किया गया था। अब जैसे ही इंग्लैंड को एक समाचार मिला कि वहाँ पर गोला बारूद का संग्रहण किया गया है, तो उन्होंने उनके विरुद्ध एक सेना भेजी उस गोला बारूद का जहाँ संग्रहण हो रहा था वहाँ पर। लेकिन क्या है कि उससे पहले ही अप्रैल 1775 में जो सेना वहाँ उस गोला बारूद के संग्रहण वाले स्थान पर जा रही थी, उससे पहले ही लेक्सिंगटन नामक स्थान पर आपस में मुठभेड़ हो गई और वहाँ पर कुछ अमेरिकी स्वयंसेवकों की हत्या हो गई और जिसे हम लेक्सिंगटन की घटना कहते हैं। मतलब अप्रैल 1775 में लेक्सिंगटन की घटना घटी और घटना क्या थी? कुछ अमेरिकी स्वयंसेवकों की हत्या और वो ब्रिटिश सैनिक उन गोला बारूद के संग्रहण केंद्र पर जा रहे थे। प्रथम फिलाडेल्फियन कांग्रेस प्रमुख रूप से लॉर्ड नॉर्थ जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उसके दमनकारी कानूनों के विरुद्ध ये बुलाई गई थी। उसके बाद मई 1775 में द्वितीय सम्मेलन बुलाया गया, दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस बुलाई गई। समाजसेवी और उद्योगपति जॉन हैनकॉक उन्होंने इसका नेतृत्व किया और इसी फिलाडेल्फियन कांग्रेस में महाद्वीपीय सेना के गठन का निर्णय लिया गया कि हमारे इस महाद्वीप की एक सेना हो और उसका प्रमुख हो जॉर्ज वाशिंगटन। मतलब ये इसमें ये निर्णय लिया गया कि एक महाद्वीपीय सेना का गठन किया जाए और जॉर्ज वाशिंगटन को उसका प्रमुख बना जाए। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप तैयार करने का भी निर्णय लिया गया कि भाई अब अमेरिका को आज़ाद होना ही है, इन उपनिवेशों को अपने वहाँ से बंधन हटाने ही हैं और इसका प्रारूप भी तैयार करने का काम सौंपा गया। थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसे व्यक्तियों का सहयोग लिया गया, उनको उस कमेटी में रखा गया कि जो इसका प्रारूप तैयार करें। और जब ये काम कर रहे थे उन्होंने जैसे ही सब किया, अगस्त 1775 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उनकी सारी गतिविधियों को अवैध घोषित कर दिया कि आपकी ये जो गतिविधियां हैं ये सारी गलत हैं। फिलाडेल्फियन सम्मेलनों में जो उनके द्वारा निर्णय लिए गए उन सबको अवैध घोषित कर दिया गया इंग्लैंड के द्वारा। लेकिन अमेरिका के जो लोग थे वो पूरी तरीके से इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए थे कि अब हमें इनके खिलाफ विद्रोह करना ही करना है और ये बात उन्होंने पहले ही तय कर लिया था। और इस समय स्पेन और फ्रांस भी उनका सहयोग देने के लिए तैयार थे। तो विद्यार्थियों, इन सब बातों को लेकर एक तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ एक क्रांति का वातावरण तैयार हो गया और ये कुछ कारण थे कि जिनकी वजह से वो ये बाध्य हो गए कि वो इंग्लैंड के खिलाफ क्रांति करें या अपनी आज़ादी की शुरुआत करें। अब 4 जुलाई 1776 को उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। या हम ये मान सकते हैं कि अमेरिका का जो बर्थ है वो 4 जुलाई 1776 को वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए, फ्री हो गए, उन्होंने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। अब जैसे ही उन्होंने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी, इंग्लैंड को ये चीज़ स्वीकार नहीं थी और उन्होंने अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध होना स्वाभाविक था क्योंकि उधर इंग्लैंड उन उपनिवेशों को छोड़ना नहीं चाहता था और इधर उपनिवेश इंग्लैंड के आधिपत्य में रहना उन्हें पसंद नहीं था, उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था क्योंकि वो उन्हीं से तो परेशान होकर यहाँ पर आकर बसे थे। और जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई, अमेरिका के लोग भी जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में पहले से ही तैयार थे। शुरुआत में ट्रेंटन और प्रिस्टन ये 2 छोटे युद्ध हुए। इन दोनों युद्धों में इंग्लैंड की पराजय हुई और अमेरिका की विजय। और इस विजय का इसलिए महत्व है क्योंकि इन विजयों से अमेरिका के हौसलों में बड़ी वृद्धि हो गई, इनसे उन्हें बड़ा सहारा मिला। ट्रेंटन और प्रिंसटन इन युद्धों से उन्हें बड़ा संबल मिला। उसके बाद
अक्टूबर 1777 में सारटोगा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में ब्रिटिश सेनाएं बरगोइन द्वारा लगभग 6000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। मतलब सारटोगा का युद्ध इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी पराजय थी। इसमें बरगोइन अपने खुद 6000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर देता है और इस युद्ध के बाद फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड ने अमेरिका का साथ दिया, क्योंकि फ्रांस तो बहुत दिनों से इसी के इंतज़ार में था। सप्तवर्षीय युद्ध में वो इंग्लैंड से हार चुका था और वो भी उपनिवेशों को बड़ी ललचाई दृष्टि से देख रहा था, क्योंकि वो खुद भी तो उस पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहता था। तो कहा जाता है कि फ्रांस ने अपनी जो जल सेना है वो उनको दी। लिफायते, जिनका संबंध हम फ्रांस की क्रांति में पढ़ेंगे, लिफायते वो फ्रांस का ही था और जो अमेरिकन क्रांति में प्रमुख सहयोगी था। फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड के जो सेनानायक थे उन्होंने यहाँ के अमेरिका के उपनिवेशों के लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किया, सेना की दृष्टि से ट्रेंड करने का काम किया और उसके माध्यम से अक्टूबर 1777 में अमेरिका ने सारटोगा का युद्ध जीत लिया। अक्टूबर 1781 में यॉर्क टाउन का युद्ध हुआ और इस युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लगभग 7000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। और जैसे ही लॉर्ड कॉर्नवालिस के हार की खबर लॉर्ड नॉर्थ के पास पहुंची, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ ही थे, उनके मुंह से निकला, हे भगवान, हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया। मतलब अब इंग्लैंड की उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि इसके बाद वो पूरी तरीके से हार गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बहुत ही कुशल सेनापति माने जाते हैं, उन्होंने भी अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और ये ब्रिटिश सेना की अंतिम पराजय थी। अब हालांकि इस युद्ध में जो फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड सहयोग कर रहे थे, तो फ्रांस इसमें चाह रहा था कि इस युद्ध को और खींचा जाए ताकि इंग्लैंड को और अधिक नुकसान हो, क्योंकि वो भी तो उपनिवेशों को दूसरी दृष्टि से देखता था। जो फ्रांस था वो उन पर अपना अधिकार मानता था और वो ये उस युद्ध से चाह रहा था कि इधर से अमेरिका भी कमज़ोर बने, इंग्लैंड भी हो। लेकिन अमेरिका ने समझदारी दिखाते हुए पेरिस में 3 सितंबर 1783 को इंग्लैंड के साथ एक संधि कर ली और इस संधि के तहत 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया गया, या इंग्लैंड के द्वारा इन 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई। इसी के अलावा इसी संधि के तहत नए अमेरिकी राष्ट्र की सीमा का निर्धारण किया गया। ओहियो नदी के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्र की सीमा तय की गई। अफ्रीका में सेनेगल और वेस्ट इंडीज़ में टबैगो ये फ्रांस को दे दिए गए। मिनोरका का द्वीप स्पेन को दे दिया गया। इस प्रकार की इस पेरिस संधि के तहत हम ये कहें कि इंग्लैंड ने अमेरिका को स्वतंत्र मान लिया गया। इंग्लैंड की तरफ से रिचर्ड ओसवाल, एक स्कॉटलैंड का व्यापारी था, वो पेरिस में संधि वार्ता के लिए गया था। अब ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि फ्रांस और स्पेन युद्ध को जारी रखना चाहते थे, क्योंकि उनके अपने खुद के निजी स्वार्थ थे। लेकिन अमेरिका ने बहुत ही समझदारीपूर्ण कार्य करते हुए इंग्लैंड से शांति वार्ता शुरू कर ली और पेरिस की संधि कर ली। आज भी इंग्लैंड और अमेरिका के सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड दोनों के बीच संघर्ष हुआ। पेरिस की संधि के तहत उसने उनको मान लिया। अब हम बात करते हैं कि भाई इसके परिणाम क्या हुए, मतलब इन्होंने जो विद्रोह किया, जो युद्ध हुए, उसके क्या परिणाम हुए। देखो, सबसे पहली बात तो है कि इसके बाद अमेरिका की स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना हुई। मतलब अमेरिका एक तरीके से पूरी तरीके से स्वतंत्र राष्ट्र हो गया। वो पूरी तरीके से उस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा। दूसरी बात, अमेरिका का आर्थिक विकास, इससे अमेरिका में
नए नए उद्योग धंधे स्थापित की गई, क्योंकि उससे पहले तो उनके ऊपर दुनिया भर के अधिनियमों के द्वारा इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन उन्होंने जैसे लोहे के कारखाने स्थापित किए गए, अलग अलग व्यापारिक बैंक स्थापित किए गए, बोस्टन में भी एक व्यापारिक बैंक स्थापना की गई, कांच कागज आदि के बड़े उद्योग लगाए गए और इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत हुई। यूरोपीय देशों के प्रभाव से मुक्ति। अब अमेरिका में किसी भी प्रकार का कोई यूरोपीय नहीं था, चाहे स्पेन हो, फ्रांस हो, हॉलैंड हो, ब्रिटेन हो, उनके सभी प्रकार के यूरोपीय प्रभाव से उनको मुक्ति मिल गई। इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को आघात, इससे इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को बड़ा आघात लगा। इसके अलावा जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत, उसके व्यक्तिगत अधिकारों में बड़ी कटौती कर दी गई। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। अमेरिका उससे पहले अलग अलग धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर जो लोग आए थे, प्यूरिटेंस जिन्हें कहा गया था, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का कोई विवाद हो। टॉमस पेन वहाँ के एक विद्वान रहे थे, उन्होंने बात कही कि मेरा मस्तिष्क ही मेरा धर्म है। मतलब प्रजातांत्रिक रूप से धर्मनिरपेक्ष बन गया अब अमेरिका। उस पर किसी एक विशेष प्रकार के धर्म को, जिस प्रकार से इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च या कैथोलिक प्रोटेस्टेंट इस प्रकार के विवाद थे, उन सब से छुटकारा मिल गया। सबसे बड़ा बात हुआ फ्रांस की क्रांति पर प्रभाव। मतलब इसके बाद, अमेरिकन क्रांति के बाद फ्रांस में क्रांति हुई, क्योंकि लिफायते जो वहाँ की तरफ से लड़ने आया था, उसने अपने देश में जाकर अपने वहाँ राजा के खिलाफ विद्रोह किया और फ्रांस की क्रांति हुई, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में फ्रांस के सैनिक यहाँ पर आए थे। और जब यहाँ के तौर तरीक़ों को उन्होंने देखा और यहाँ से जाने के बाद जो वापस अपने फ्रांस गए, तो उन्होंने विचार किया कि जब हम दूसरे देश को इस तरीके से कर सकते हैं तो हम अपने देश में ही क्यों नहीं। और उनके विचारों से प्रेरणा लेकर उन्होंने फ्रांस में भी क्रांति की 1789 में। उपनिवेशों के प्रति सतर्कता की नीति। अब इंग्लैंड इस बात के लिए बड़ा सतर्क हो गया, क्योंकि बहुत सारे उपनिवेश उसके हाथ से निकल चुके थे। अब उसे इस बात का डर सताने लग गया कि कहीं दूसरी जगह पे ऐसा न हो जाए, और उन्होंने अपनी पॉलिसी में बदलाव करना शुरू कर दिया। मतलब अब वो उपनिवेशों के प्रति एक्टिव रहने लग गया, उनको हल्के में लेना सोचना बंद कर दिया। मतलब वो उन्हें इस तरीके से नहीं मानने लगा कि ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने उपनिवेशों का भी गलत मूल्यांकन कर लिया था और इसी वजह से इंग्लैंड को हार का सामना भी करना पड़ा था। तो विद्यार्थियों, अमेरिकन क्रांति के बाद मुख्य रूप से विश्व इतिहास पर ये प्रभाव पड़े। अमेरिका से प्रेरणा लेकर बाद में कई देशों में क्रांतियाँ हुई। यही सबसे पहले प्रजातांत्रिक राष्ट्र बन के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने, दूसरे देशों को भी इन्होंने प्रेरणा दी। अब हम बात करते हैं कि अमेरिकन क्रांति में ऐसा क्या हो गया था कि उसे इंग्लैंड हार गया। क्या ऐसे कारण रहे कि जिसकी वजह से इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। हम देखते हैं इंग्लैंड की हार के कारण क्या रहे। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लैंड और अमेरिका की दूरी, कि इंग्लैंड और अमेरिका की दूरी लगभग 3000 मील है। या हम यूँ कहें कि भाई अमेरिका तो अपने घर में लड़ रहा था, जबकि इंग्लैंड से इतनी दूर से युद्ध का संचालन करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि अगर रसद सामग्री, सैन्य सामग्री भी पहुंचाए तो भी बहुत अधिक समय लगता था। और जबकि अमेरिका था वो अपने घर में युद्ध कर रहा था, तो उनके लिए ये बहुत आसान था, जबकि इंग्लैंड के लिए बहुत ही कठिन। दूसरी बात हम करते हैं कि उपनिवेशों और इंग्लैंड में जातीय समानता। हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक तरीके से एक वृद्ध माँ और उसकी जवान बेटियों के बीच युद्ध था। वृद्ध माँ से तात्पर्य इंग्लैंड और जवान बेटियों से तात्पर्य उपनिवेश की कॉलोनियाँ, क्योंकि वृद्ध माँ ने उन जवान बेटियों को जो पहले सब प्रकार के अधिकार दे रखे थे, सब प्रकार की आज़ादी दे रखी थी, अब जैसे ही उनकी शादी हुई और वो अपनी दूसरी जगह चली गई, उन्होंने उन पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। मतलब वो जो ब्रिटेन के लोग जो पहले ब्रिटेन में रहते थे, वहाँ जो सब प्रकार की उन्हें खुद वहाँ पर स्वतंत्रता थी, और वो जब लोग यहाँ आकर बसे हैं और तब यहाँ पर आकर उनके ऊपर ये अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो उन्हें ये स्वीकार नहीं था, और इसमें उनका हारना तय था इंग्लैंड का। दूसरी बात ये थी कि भाई ये जो लोग थे ये इंग्लैंड के ही थे, तो वो भी इंग्लैंड भी इनके प्रति इतनी कट्टरता से पेश नहीं आ पाया जितना वो दुश्मनों के प्रति आता था।
मतलब उन्होंने, क्योंकि वो ये बात तो मानता था कि ये भी हमारे अपने ही है, और इंग्लैंड के भी जो लोग जो इंग्लैंड में रहते थे, उन कुछ लोगों की भी सहानुभूति अमेरिका में रहने वाले लोगों से थी, तो वो उनके साथ इतनी कट्टरतापूर्ण या इतनी द्वेषतापूर्ण पेश नहीं आ पाया। तीसरी बात, उपनिवेशियों का सहयोग, कि जो ये कॉलोनियाँ थी अमेरिका, इनमें उपनिवेश के जो लोग थे उन्होंने इनको बहुत अधिक सहयोग दिया। मतलब वे अपनी स्वतंत्रता के लिए सब कुछ बलिदान करने के दृढ़ संकल्प से लड़ रहे थे। वो अपने घरों में लड़ रहे थे, ये बात है, लेकिन वो इस बात के लिए पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प थे कि हमें इनको भगाना ही है। इसके अलावा उपनिवेशों की शक्ति का गलत मूल्यांकन, अंग्रेज़ों ने उपनिवेशों की शक्ति का सही मापन नहीं किया। जनरल गेज ने तो ये भी कहा था कि अमेरिकी उपनिवेशों को जीतने के लिए केवल हमें 4 रेजिमेंट चाहिए, मतलब 4 रेजिमेंट से ही हम सारे उपनिवेशों का खात्मा कर देंगे, लेकिन ये इनकी भूल सिद्ध हुई। इन्होंने उनकी शक्ति का गलत मूल्यांकन किया, उनकी शक्ति का सही मापन नहीं कर सके, और इसी वजह से इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्रियों की अयोग्यता। जॉर्ज तृतीय, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, क्या जॉर्ज तृतीय भी अमेरिकन क्रांति के लिए जिम्मेदार थे या उनका भी कोई योगदान था? बिल्कुल था, क्योंकि स्टाम्प एक्ट या बलेटिंग एक्ट जैसे जो कानून बनाए गए थे बाद में, वित्त मंत्री चार्ल्स टाउनशेंड के द्वारा बाद में जो और नए कानून बनाए गए, उससे पहले ही इन्होंने बलेटिंग एक्ट के द्वारा इस प्रकार के कानून बना दिए थे, और इसी वजह से उनमें वो राजा थे, लेकिन उनमें उस प्रकार की योग्यता नहीं थी कि जिस प्रकार की योग्यता जॉर्ज वाशिंगटन जैसे व्यक्तित्व में थी। जॉर्ज वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व। महाद्वीपीय सेना का द्वितीय फिलाडेल्फियन कांग्रेस के बाद जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में महाद्वीपीय सेना का गठन किया गया, और जॉर्ज वाशिंगटन एक बेहतर सेना नायक साबित हुए। पूरी दृढ़ता के साथ ये लड़े, और इनको सहयोग किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कई बार नाम आता है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ही प्रमुख वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने फ्रांस का सहयोग लिया इस युद्ध में। ब्रिटेन के खिलाफ जब अमेरिका युद्ध लड़ रहा था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही फ्रांस से परामर्श किया, और उन्होंने उनको विश्वास में लेकर उनका सहयोग प्राप्त किया। बहुत अधिक योगदान है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। दूसरे यूरोपियन देशों का उपनिवेशों को सहयोग, मैंने आपको पहले ही बताया, फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड ने उपनिवेशों को सहयोग किया, और इसी वजह से इंग्लैंड को मुँह की खानी पड़ी, उसे हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका स्वतंत्र हो गया, ब्रिटेन पराजित हो गया। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन के आज भी रिलेशन अच्छे हैं। पेरिस की संधि के तहत उन्होंने इसी प्रकार की शर्तें रखी थी, लेकिन इनका जो संघर्ष शुरुआत हुई थी उससे लेकर अंत तक हर जगह पर अमेरिका ही विजेता के रूप में सामने आता है। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में, चाहे यॉर्कटाउन का युद्ध हो, चाहे सैराटोगा का युद्ध हो, चाहे प्रिंटेन का युद्ध हो, इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। विद्यार्थियों, इस टॉपिक को आप बहुत गहनता से पढ़ें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।